Hello, friends, and welcome to We Winners Edge. This one is a special series on career options. इसके पहले हम प्रोफेसर गोपाल कृष्ण द्विवेदी सर के साथ में जो ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। एक पिछले वीडियो में इन्होंने बीए के आपके मित्रों को बताया था कि कैसे तैयारी करें, आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उनके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से क्या-क्या किया जा सकता है। तो एमए के स्टूडेंट्स के बारे में सर ने कुछ नहीं बताया था और पीएचडी वालों को भी। तो फिर सर से रिक्वेस्ट किया गया कि सर पीजी और रिसर्च लेवल के लोगों के लिए भी आप अपना समय थोड़ा दें। तो फिर सर ने हमको पीजी और रिसर्च के लिए समय दिया है। तो इस वीडियो में हम एमए, पीएचडी इस लेवल के करियर ऑप्शंस और तैयारी वगैरह कैसे किया जाए, इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बीए वाले स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया है सर इसको। तो आपका पूरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है, आपने हमें हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद। तो सर मैं एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है, यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट को हम मान लेते हैं, कैंडिडेट ए है, उसने अभी-अभी जॉइन कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, एमए इंग्लिश जॉइन किया है, बीए करते हुए आया है और एवरेज स्टूडेंट है। बहुत बम्पर अच्छा नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। 60% से 65% मार्क्स के साथ में उसने एमए जॉइन कर लिया है। लेकिन उसको ये क्लियर नहीं है कि अब 2 साल बाद उसके सामने करियर ऑप्शंस क्या हैं। भई अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ता-लिखता हुआ आ गया बीए पार करता हुआ और उसी कंटिन्यूएशन में 3 प्लस जैसे आप बता भी रहे थे और 3 के बाद डायरेक्टली उसने एमए इंग्लिश में एडमिशन ले लिया। लोगों ने उसको बताया था भाई कि एमए इंग्लिश बड़ा अच्छा हुआ करता है। तो अब यहाँ आके बेचारा थोड़ा परेशान है क्योंकि सामने उसको सारे दोस्त भी उसके उनको भी कुछ क्लियर नहीं है। तो प्रश्न ये है कि एमए करके अब उसके सामने क्या करियर ऑप्शन है और क्या करना चाहिए उसको, उनके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो जी, ज़रूर। थैंक यू सर। और पुराना अनुभव आपके साथ बहुत सुखद रहा जब बीए वाले सेशन में हमने बात की। आई होप कि ये सेशन भी एमए स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। राइट, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी जो मैंने बीए के स्टूडेंट्स को बोली, वो यहाँ पे भी कॉमन होगी, क्योंकि स्ट्रीम सेम है, डायरेक्शन सेम है। राइट। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अगर आपका प्रश्न मैंने ठीक से समझा है, तो हम करियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि हुँ, एमए करने के बाद वो किन किन जॉब ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। राइट। तो अपने कंफर्ट के लिए हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक प्राइवेट जॉब्स और एक गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोलता हूँ कि एमए इंग्लिश करने के बाद वो बहुत रिलायबल हो जाते हैं, क्योंकि बीए इंग्लिश करने के बाद लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको एक डेमो चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, एक सत्यापन चाहिए। लेकिन एमए इंग्लिश जो बोल देता है, उनको मालूम होता है ये मजा हुआ खिलाड़ी है, 5-6 साल से अंग्रेजी में डूबा हुआ हुँ, है, तो आप बहुत रिलायबल हो जाते हैं। इसलिए आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। आप सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप पीडीपी ट्रेनर हो सकते हैं। आपकी अगर स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, तो आप एक स्पोकन इंग्लिश, आजकल स्पोकन इंग्लिश का और पीडीपी का मार्केट पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि सबको जॉब चाहिए, सबको विदेश जाना है और सबको अच्छी अंग्रेजी चाहिए। तो ये एक बहुत फ्लरिशिंग करियर है, जिसमें आप लाखों कमा सकते हैं एज ए ट्रेनर और एज एन एंटरप्रेन्योर। मैंने बोला कि कुछ लोग अपनी शुरुआत में अपनी स्किल्स को शार्पन करने के लिए भी और टेस्ट करने के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी कॉल सेंटर लैंग्वेज का अच्छा भी हो जाता है। तो कॉल सेंटर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज ये कि आप अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी सुपीरियर बॉस के पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हैं। सुनने में हमको ये छोटा लगता है। आपको मालूम है कि जो प्रोफेशनल पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, पीए होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो तो सीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके, कंपनी सेक्रेटरीशिप का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन बाकी जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वहां पे एक अच्छा पीए चाहिए होता है, जो अच्छी इंग्लिश जानता हो, लिखता हो, बोलता हो, और उनकी बड़ी अच्छी सैलरी होती है। जहां बॉस की सैलरी 12 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ होगी, आप अंदाज लगा सकते हो कि पीए के भी अच्छी ही होगी। इसके अलावा स्कूल्स में टीचर बनने का, स्कूल में टीचिंग का ऑप्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। तो किसी भी अच्छे, आजकल स्कूलों की सैलरी को आप कम मत आंकिए।
मैंने पर्सनली इसको बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत करीब से देखा। मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स अच्छे स्कूलों में काम कर रहे हैं, 80-90 हज़ार रुपए बड़े आराम से वो वहां पे कमा रहे हैं। एंट्री लेवल पे भी 30-40 हज़ार से शुरुआत आजकल अच्छे स्कूलों में हो जाती है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, ऐसे टीचर्स भी हैं स्कूलों में जो 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मेरे सामने, मेरे दिमाग में इस वक्त नाम है। तो स्कूल टीचिंग के करियर में आप प्राइवेट स्कूल जो बहुत रेपुटेड है उसमें जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बात हम अभी करेंगे। इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग अगर आपको सूट करता है, आपके टेस्ट को सूट करता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। हालांकि सेल्स और मार्केटिंग के ज्यादातर वैकेंसीज में वो एमबीए मांगते हैं, या बीकॉम मांगते हैं, बीबीए मांगते हैं, या इस तरह के बैकग्राउंड की बातें करते हैं। लेकिन कहते हैं जिसकी रोशनी के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। और एक बहुत यूनिक सुझाव है मेरा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने देखा एक शहर में, ये बात मैंने रजनीश सर को पहले भी शेयर की है, कि मैंने देखा कि एक बड़े शहर में आइल्स की जो कोचिंग होती है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसमें 2 महीने की फीस एक कैंडिडेट की लगभग 15 हज़ार रुपए है। तो एक महीने की फीस लगभग 6 हज़ार रुपए, 5,500 रुपए है। तो 6-7 हज़ार रुपए आप मान लीजिए। तो अगर एक इस बैच में 10 स्टूडेंट्स हैं, और एक बच्चे की फीस, एक स्टूडेंट की फीस 6 हज़ार रुपए पर मंथ है, तो लगभग 60 हज़ार रुपए पर आवर पर मंथ आ रहा है। और अगर दिन में 10 घंटे का वो सेशन चल रहा है, तो लाखों की कमाई है। और ये एमए इंग्लिश वाला बहुत इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्योंकि वो जो ट्रेनर्स को अपॉइंट करेगा, उनकी इंग्लिश को टेस्ट कर पाएगा, उनके स्टैंडर्ड को देख पाएगा, अपने कोचिंग सेंटर के, अपने इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा। तो ये बहुत वंडरफुल ऑप्शन है अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली साउंड हैं, या थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ लोग, अगर उनकी एज लिमिट उनको अलाउ करती है, तो वो एमए इंग्लिश के बाद भी कभी कैट के बारे में सोचते हैं। दैट ऑप्शन कुड बी देयर। कंटेंट राइटिंग आजकल का बड़ा नया इमर्जिंग फील्ड है, और मैंने अभी तक डॉक्टर रजनीश को नहीं बताया कि मुझे 2 दिन पहले भी एक कॉल आया कंटेंट राइटिंग के लिए, और अच्छा। बड़े रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से आया, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए कंटेंट राइटिंग करती है, और अच्छा खासा पे करते हैं, मतलब 2,000 रुपीज पर आर्टिकल तक पे करते हैं। और आप एक दिन में अगर एक आर्टिकल भी आराम से कर देते हैं, तो आप अपने दूसरे जॉब के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, और लगभग 60 हज़ार रुपये महीना अलग से कमा सकते हैं। तो मैं बोला कि वो जो आप देखते हो ना फेसबुक चलाते समय, या इंटरनेट पे, या गूगल में, हम्म। देखना कुछ और है और नीचे चीजें आ जाती हैं, आईएएस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आज वहाँ का मौसम, रेलवे की नई नीति। तो ये कोई ना कोई तो लिख रहा है ना, जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं, इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। सारे अच्छे इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज आजकल एक नया डेजिग्नेशन उन्होंने क्रिएट कर दिया है, सोशल मीडिया मैनेजर। और उसका काम यही है कि अच्छी सैलरी पे उसको रोज कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज पोस्ट करनी है, नोटिस करनी है, अपने अधिकारियों तक पहुंचानी। अब गवर्नमेंट जॉब्स पे आते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप उनके लिए जा सकते हैं। आप यूपीएससी के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हैं। आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, और बहुत सारी सीरीज है इसमें। आप पीसीएस की मैंने बात की, तो पीसीएस के लिए, पीपीएस के लिए, और स्टेट जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज के लिए जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, और बाकी लोअर सबऑर्डिनेट है। इवन बैंक पीओ के लिए भी आप बहुत पहले एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन एमए इंग्लिश करते करते इंग्लिश पे आपका कमांड इतना अच्छा हो जाता है कि फिर आपको बैंक पीओ बहुत आसान लगने लगता है, आप उसके लिए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप एमए इंग्लिश करते करते आगे फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इन, एक चीज यहाँ मैंने चलते चलते जो हल्के से बोली, कि आप बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस को, नेशनल इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं, जिनके बारे में हम कभी ज्यादा सोचते नहीं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे कॉलीग, मैं और वो कभी एक ही इंस्टीट्यूट में हुआ करते थे, उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया। गजब की इंग्लिश थी उनकी, क्योंकि पब्लिशर्स को कंटेंट राइटर, एडिटर और प्रूफ रीडर तीनों चाहिए होते हैं, और तीनों की अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। वो 3-4 देशों की यात्रा करके आए उसी पब्लिशर के बहाने। कभी 6 महीने का ये प्रोजेक्ट यहाँ, कभी 3 महीने का प्रोजेक्ट यहाँ। तो अगर आप एक अच्छे पब्लिशिंग हाउस से जुड़ जाते हैं, तो भी आपके करियर को पंख लग जाते हैं। डॉक्टर रजनीश। सर ये समस्या है, आप बोलते हैं और आदमी सुनता है। अब आपने वो जो पंख वाली बात बोली,
तो मैं भी जो है अपने दिवा स्वप्न देखने लग गया। उस दौरान फिर आपकी बात कब खत्म हुई, उस दौरान मेरी सोच खत्म नहीं हो पाई। तो आप ऐसा ना जी, समझिएगा कि मैं लगातार बना नहीं हुआ हूँ साथ में, मैं एक्चुअली उड़ रहा था उस समय पंख लगा करके। तो सर अब वापस यंग बना दिया आपने मुझे, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। सपने और वो सपने जो सच किए जा सकें, अगर आपसे कोई शेयर करे, तो दोस्तों जी, सर आपसे वही सपने शेयर कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि आपके कंधे अभी एग्जैक्टली उस स्टेज में हैं जो पंख ग्रो करके आप उड़ पाएंगे। तो मेरी सलाह आपको ये है भाई कि एक बार फड़फड़ा लो अपने पंख और सचमुच उड़ ही लो, क्योंकि अब सर आपको सीधा रोशनी ही दिखा रहे हैं कैसे उड़ा जाएगा। तो ये तो सर आपने बताया एमए के बच्चों के कि ये सारी चीजें कर जी, सकते हैं। जी, अब इनमें से कुछ लोग जो है, ये दो तरह के फील्ड्स इनके लिए पॉसिबल है, या तो ये हायर एजुकेशन में चले जाएं, या तो अभी थोड़ी जी, देर पहले आप पीजीटी का बता रहे थे कि एमए करने के बाद जी, बीएड कर लें और उसमें चले जाएं। अब जी, हायर एजुकेशन में चले जाएं, पीएचडी करें और उसके बाद फिर से एक एग्जाम दें और या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, और या बीएड करें और फिर टिचिंग वाला एग्जाम दें और उसमें वो स्कूल की टीचर बन जाएं। तो सर इन दोनों में जी। मूलभूत रूप से क्या अंतर है, और आपके हिसाब से अगर आप रिकमेंड करेंगे तो एक सीरियस स्टूडेंट को, जो एमए इंग्लिश का सीरियस स्टूडेंट है, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा? मैं प्रश्न पे तो बाद में आऊंगा। पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उन पार्टिसिपेंट्स को जो अभी तक जुड़े हुए हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इनकी सिंसियरिटी यहाँ प्रूव हो गई। इनके अंदर एक छटपटाहट है, ये अपने करियर में आगे तक जाना चाहते हैं। राइट। इसलिए ये आपको भी सुन रहे हैं और मुझे भी सुन रहे हैं। मुझे डीडीएलजे फिल्म का वो बड़ा पॉपुलर डायलॉग हमेशा लोग बोलते हैं कि जा सिमरन जा तो जी ले अपनी जिंदगी। तो जब हम लोग इस फेज में थे तो कोई नहीं था ये बोलने वाला जो गाइड कर दे और बोल दे के चले जाओ। तो ये उनका भी सौभाग्य है और ये हमारी खुशी है कि हम ये बातें शेयर कर पा रहे हैं। आपने पूछा कि पीएचडी या बीएड, तो हम्म। मैं फिर बोलूंगा कि न मूंग की दाल खराब है ना अरहर की दाल खराब है, दोनों बहुत अच्छी हैं, न्यूट्रिशियस हैं। आप अपना टेस्ट देखिए कि आपको क्या पसंद आता है, क्या ठीक लगता है, आपकी जरूरत क्या है। क्यों, मेरी एक कोलीग हैं, वो बरेली के एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, पीएचडी भी हैं, लेकिन उनकी सैलरी केवल 25,000 रुपए है। अच्छा। बाकी दूसरे कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ा रहे हैं और वो उनसे 4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि इतना अच्छे मार्क्स होने के बाद, उन्हें मैं कई सालों से जानता हूँ, तो मैंने कहा इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद व्हाई डोंट यू लीव दिस जॉब एंड गो टू सम गुड स्कूल्स, इतने रेपुटेड इंटरनेशनल नेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, स्कूलों में 1-1.5 लाख रुपया दे देते। देन शी सेड कि नहीं, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने का मेरा टेस्ट नहीं रह गया, राइट। मुझे ग्रोन अप ऑडियंस चाहिए, उनके साथ पढ़ाने में मजा आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या पसंद आता है। आपको वो लाइवली बबली दौड़ते कूदते फांते स्टूडेंट्स चाहिए जो बहुत भोले हैं, मासूम हैं, जो टीचर को अपना भगवान मानते हैं, और वो को करिकुलर एक्टिविटीज, डेली डायरीज, रोज की नोटबुक चेकिंग, इन सब चीजों को अगर आप इंजॉय करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बीएड, राइट। एंड बीएड इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये रोज रोज की इवेलुएशन, रोज रोज की आंसर शीट चेकिंग मुझसे नहीं होगी, छोटे बच्चों के साथ मुझे मजा नहीं आता, मेरा लेवल अलग है, मेरी बातें, मेरी एग्जाम्पल्स अलग हैं, और मुझे ग्रोन अप ऑडियंस चाहिए, देन यू शुड थिंक ऑफ हायर एजुकेशन। तो राइट। पीएचडी करके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, पीएचडी करके आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाएंगे, बीएड करके आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, और बीएड करके आप सरकारी नौकरी में भी जाएंगे। तो प्राइवेट और सरकारी का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ केवल ये डिफरेंस है कि आपका टेस्ट क्या है, आप किस ऑडियंस को ज्यादा एंजॉय करते हैं। संयोग की बात है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में स्कूल्स में पढ़ाया और जी भर के उसको एंजॉय किया। स्कूल का बच्चा जितना अपने टीचर को रिस्पेक्ट देता है उतना शायद कोई किसी को नहीं दे सकता, मतलब लोग इमोशनल कर देते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आने का अपना चार्म है, अपनी ग्रोथ है, सोशल रिकग्निशन है, रिश्तेदार आपको ज्यादा महत्व देते हैं, राइट। तो आपकी आपकी प्रेफरेंस क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा। बट स्टिल आई वुड से कि बीएड करके स्कूल टीचर होके भी आपके इंटरनेशनल दरवाजे खुले हुए, राइट। आप आईबी कोर्सेज को और इंटरनेशनल कोर्सेज को पढ़ा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। आप पीएचडी करके भी हायर एजुकेशन में अब्रॉड जा सकते हैं। तो बोथ द वेज दिस ऑप्शन इज ओपन टू यू, यू हैव टू आस्क व्हाट इज योर ओरिएंटेशन एंड योर एम। एंड सेकंड थिंग इज, पीएचडी और बीएड का एक डिफरेंस बस ये है कि बीएड तो टाइम बाउंड कोर्स है, एक बार आपने एडमिशन लिया तो 2 साल में 1 साल में हो ही जाएगा, राइट, जैसा भी वो कोर्स होगा।
पीएचडी की शुरुआत तो आप डिसाइड कर सकते हो, पीएचडी का एंड आप डिसाइड नहीं कर सकते। राइट। ऑन एन एवरेज 4 साल तो लगता ही लगता है। कहने को तो कोई बोलता है कि 1.5 साल ऑफिशियल टाइम है, कि मिनिमम 1.5 साल में आप सबमिट कर सकते हो। मुझे एक अच्छे प्रोफेसर मिले, उन्होंने कहा कि उनके पीएचडी की थीसिस केवल 90 पेजेस की थी, 90 पेजेस की, इतनी पतली, लेकिन उनको अवार्ड भी मिला बेस्ट थीसिस का, और उनकी तो पीएचडी में क्वालिटी थी। तो ये बहुत आइडियल केसेस है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप 4 व्हीलर लेते हो, तो वो विज्ञापन में लिख करके आता है कि इसका जो एवरेज है, माइलेज है, वो 17 किलोमीटर पर लीटर है, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं इन आइडियल कंडीशंस। कितने लोगों की गाड़ी है जो एक्चुअली 17 किलोमीटर चल जाती है 1 लीटर में? तो पीएचडी की आइडियल कंडीशन है कि वो 1.5 साल में हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाता है। कहने वाले कहते हैं कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आपका गाइड अच्छा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं। तो पीएचडी इज अ वंडरफुल ऑप्शन। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, तो पीएचडी मस्ट है। इसके बिना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बनेंगे, सैलरी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी, और आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, डीन बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट पीएचडी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कंपैरेटिवली। बीएड कंपैरेटिवली इजी है, और फिर उसी टेस्ट वाली बात है कि आपको क्या पसंद है सर। तो सर अब क्योंकि मेरा पर्सनल स्वार्थ थोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के साथ है, तो जी खैर मुझे पता है सर कि आपके पास दोनों ही साइड का एक्सपीरियंस है और दोनों ही साइड की डिग्रीज भी, और इसीलिए सबसे पहला मेरे दिमाग में नाम भी आपका ही आया था। पर मेरे जो टारगेट ऑडियंस है और मेरे स्टूडेंट्स भी अधिकतर ये इंग्लिश डिपार्टमेंट साइड के ही हैं। तो हम जो है जी बीएड साइड का जो पता कर लिया, आपसे कर लिया। अब थोड़ा पीएचडी जी वाला जो बच्चा प्लान कर रहा है, अभी एमए में है, अभी जी वो फाइनल सेमेस्टर जी की तरफ बढ़ रहा है, या थर्ड में होगा या फोर्थ में आ गया। अब सर उसके पास जैसे वो पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी है, वो तो नेट जैसे ही सिलेबस होती है, तो अलग से ऐसा कोई भयानक तैयारी जी तो है नहीं। पीएचडी एंट्रेंस की जो नेट की तैयारी कर लेगा उसकी तैयारी हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली नेट की ही बात करते हैं, जेआरएफ स्लैश नेट की ही जी बात करते हैं। जी तो जी अब सर सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडेंट्स को यही बता दीजिए कि किस समय एमए ज्वाइन करते ही, या फर्स्ट ईयर पार करते ही, या सेकंड थर्ड, किस सेमेस्टर में आइडियली एक ठीक ठाक कैंडिडेट को नेट की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। और दूसरा फिर जी ये कि अब उस नेट की तैयारी के लिए या जेआरएफ की तैयारी के लिए आप अगर कुछ टिप्स देना चाहें एमए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को, तो ये दोनों चीजें, जी ये दो क्वेश्चन एक में ही पूछ लिया मैंने कि कब जी से जी शुरू करें तैयारी और जी कैसे तैयारी करें। जी मैं बहुत खुश हूँ इसका आंसर देने के लिए। हालांकि इस एरिया के महारथी आप हैं, अरे 2 बार आप खुद नेट क्वालिफाइड हैं, आप खुद स्वयं सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं अपनी एबिलिटी से आंसर दे रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर मैं एक यात्रा प्लान करूं कि मुझे तिरुपति जाना है, तो शायद 1 महीने पहले से मैं उसका यूट्यूब वीडियोस और रूट और प्लान और होटल सब चेक राइट करने राइट। शुरू कर देता हूँ। ये जागरूक लोगों की निशानी है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, प्रोफेसर बनना है, एकेडमिक्स में आना है, तो जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा। तो अगर आप श्योर हो कि आपको एमए इंग्लिश करना है, क्योंकि यूजीसी नेट की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए। तो अगर आपका वो टारगेट है, तो आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही मैं कहूंगा कि इसके सिलेबस वगैरह को ढूंढ के कहीं से निकाल लीजिए, और एक बार देखना शुरू करिए। ऑल्दो इट इज टू अर्ली, बट एक आपका हल्का सा ओरिएंटेशन हो जाएगा कि अब मैं एमए इंग्लिश में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे ही आप एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, फिर वो हाई टाइम है, क्योंकि इस वक्त आपको अपने तैयारी के लिए शुरुआत कर देनी चाहिए होती है। क्यों? आपने देखा होगा कि जब आप कम उम्र में सेविंग शुरू कर देते हो, तो आप 10,000 15,000 रुपये महीना बचा के भी लाखों और करोड़ों पे पहुंच जाते हो। और जब आप 45 साल की उम्र में सेविंग शुरू करते हो, फिर आपको एक बड़ी हैवी रकम चुकानी पड़ती है। तो जब आप बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देंगे, तो 2 घंटा 3 घंटा रोज की तैयारी भी आपको बहुत पे करेगी, वरना फिर वो बहुत रिग्रेस हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। दूसरा जो क्वेश्चन सर ने पूछा, मैंने कुछ हैंडआउट्स भी बना के रखे हैं कि मेरा आंसर ऑथेंटिक रहे। उसमें मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि पहली चीज है कि सिलेबस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली देखना ही पड़ेगा। और ये मैं ना भी कहूँ तो आप देखेंगे। क्यों? जैसे ही आप उसमें डूबेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बंदा सिंसियर होगा,
उसके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होगी और वो सिलेबस उसको पूरा पता होगा कि कौन कौन से सेगमेंट हैं, क्या क्या है, क्या स्ट्रांग है मेरा, क्या वीक है। तो आपको बार बार वो सिलेबस देखना। उसका फायदा क्या होगा कि बाई चांस आपके सिलेबस में दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका उतना ओरिएंटेशन नहीं है, और बाई चांस कॉलेज में आपका प्रोफेसर उन्हीं दो टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, तो वो आपको एड ऑन एडवांटेज हो जाता है कि जो आप वहां से नहीं कर पाए वो आपको क्लास में पता चले, लेकिन आप उसको नोटिस कर पाए क्योंकि आपको सिलेबस क्लियर था। राइट। दूसरी चीज, इसमें जो जनरल पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक सामान्य किताब, इसके लिए जो मेरा अनुभव है कि बहुत स्पेशल, बहुत स्पेसिफिक किताब आपको नहीं चाहिए। कोई भी एक सामान्य किताब जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे हो, वो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके सैंपल पेपर्स अटेंड कर लेते हैं, तो आपको ये एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स अपनी स्पीड मेंटेन रखने में और उन क्वेश्चन को जल्दी से समझने में, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें जा चुके हो। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक दो किताबें देखी थी जो मुझे बहुत सहयोगी लगी और वो बहुत उपयोगी लगी। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये कैंडिडेट्स को हमेशा अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, और किताबें तब डिसाइड करनी चाहिए जब वो दो चार कम से कम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से बात कर चुके हों। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक बार देहरादून से गाजियाबाद की ट्रेन में था, दून शताब्दी में, और उसमें चार पांच कैंडिडेट्स बैठे थे जो यहाँ आईएमए में आए थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, अपना टेस्ट देने के लिए, और पांच के पांचों डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बातचीत में पता चला कि एक दो ऐसे भी थे उसमें जो चार पांच बार डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और उनको एक बंदा गाइड कर रहा था, मालूम तूने ये चीज गलत करी, ना ना ना, तूने ये चीज गलत की थी, तूने ये चीज गलत कर दी। सबने पूछा तेरा क्या गलत हुआ? अरे यार मैं लास्ट टाइम पे ना मुझे नोजिया हो गया और मैं नर्वस हो गया, इस चक्कर में मेरा गलत हो गया। बोले अच्छा तेरा कौन सा अटेम्प्ट था? तो बोले ये मेरा 16वां अटेम्प्ट था। तो मैं तो पीछे वाली सीट पे बैठा था, शांत चुपचाप, मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मुझे लगा ये जो नोजिया हुआ, ये जो नर्वसनेस हुई, ये कंफ्यूजन हुआ 16वें अटेम्प्ट में हुआ, भाई 15वें में क्या हुआ, भाई 14वें में क्या हुआ, पहले के 13 अटेम्प्ट में क्या हुआ। तो वो अभी भी आपस में बात कर रहे थे, और किससे बात कर रहे थे? उन सारे कैंडिडेट्स से बात कर रहे थे जिनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं हमेशा बोलूंगा, मुझे बचपन में किसी ने बोला कि सलाह हमेशा एक्सपर्ट की लो, राइट? तो यू शुड डेफिनेटली टॉक टू समवन जिसका नेट में सिलेक्शन हुआ हो, जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ हो। वो आपको ऑथेंटिक किताबें बताएगा अगर वो शुभचिंतक है आपका, और फिर आप उन किताबों से, किताबों के बाजार में भटकने की बजाय कम किताबें पढ़ करके बहुत स्पेसिफिक नोट्स बना करके उसकी तैयारी कर सकते हो। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि डॉक्टर रजनीश मिश्रा, इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। इनके पास गाइडलाइंस हैं, इनके पास बुक्स हैं, इनके पास स्ट्रेटजी है। तो ये आपको इस पे बहुत अच्छा मार्गदर्शन समय समय पर जरूर देते रहेंगे। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके बाद मतलब मैं निशब्द हूँ, लिटरली निशब्द हूँ भाई। मेरा अगला वाला क्वेश्चन फिसल रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल करूंगा अपने मन पर। आपने इतनी तारीफ जी की मेरी, और आप भाई के जैसे हैं मेरे, इतना प्रेम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। सर अब पीएचडी के लिए बंदे ने तैयारी कर ली, जेआरएफ भी निकाल लिया, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी अब 2-3 साल आराम से, वो मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। उसके अंदर अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अ, उसके अंदर जाने का मतलब है कि आधे घंटे से ऊपर तो एक ही बार में खा जाएगा। तो हम रिसर्च के जी अंदर नहीं घुस रहे हैं, उससे दाएं जी साइड से निकल के अब हम ये जी एक लीप ले रहे हैं, लीप ऑफ टाइम ले रहे हैं। अब उसका पीएचडी हो जी गया, और उसके जी सामने दो ऑप्शंस हैं, मतलब अगर जी एकेडमिक्स में जा रहा है तो, कि या तो वो पब्लिक सेक्टर की जॉब लेगा या वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब लेगा। अच्छा, पब्लिक जी सेक्टर की जॉब के लिए सबको पता है कि फला फला एग्जाम देना है, और या तो गवर्नमेंट का जीडीसी का होगा, या यूपीएचसीएससी का होगा, या जी एचपीएससी का होगा। इस तरह से एग्जाम सबको पता है, वो लोग जी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन मैंने काफी कुछ जी खोजा है, यूट्यूब पे भी जी गूगल पे भी। सर आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है, फ्लरिशिंग जी सेक्टर है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एज फार एज एकेडमिक इन इंग्लिश है जी अवेलेबल नहीं है सर। तो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे, पब्लिक सेक्टर अभी छोड़ दीजिए, उसकी बात अगर करनी होगी तो हम बाद में कभी कर लेंगे। जी प्राइवेट जी सेक्टर पे आप मुझे, क्योंकि आपका एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस भी है, तो प्राइवेट जी सेक्टर पे मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछूं, और हमारे जी कैंडिडेट्स को आप उसकी पूरी विशद जानकारी दें।
तो अगर आपकी बिल्कुल अनुमति हो तो मैं अब पीएचडी से जंप करते हुए डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर पर ही उतरा। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल। धन्यवाद। तो अब पहला यस। प्रश्न तो ये है सर, मतलब ये थोड़ा आपके मेरे बीच की बात है, पर मैं पूछ ही लेता जी हूँ कि कहा जी जाता है कि पब्लिक सेक्टर में या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, वहाँ डिपार्टमेंट का, गाइड का, जैक का, इन सब का असर जी पड़ता है। और जी प्राइवेट सेक्टर में शायद टैलेंटेड कैंडिडेट की पूछ हो, तो क्या प्राइवेट जी। सेक्टर में टैलेंटेड कैंडिडेट की एंट्री है सर? मतलब बिना जैक, बिना जुगाड़ और पैसा वैसा तो नहीं चलता सर प्राइवेट सेक्टर में? ओके, तो मैं फिर से आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ। आप भी प्राइवेट का अच्छा अनुभव रखते हैं, बाद में आप सरकारी में आए। लेकिन मैं यहाँ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहता था कि सरकारी तो सरकारी है, सरकारी के चार्म को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, सरकारी का रास्ता बड़ा कठिन है, तो उस पे बाद में हम बात करेंगे। लेकिन प्राइवेट में एक चीज है कि ऑफन कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी वैकेंसी पब्लिश होती है, फिर वो अपने वेन्यू पे बुलाती हैं, और फिर वो रिटन एग्जाम कोई एमसीक्यू बेस्ड या ऑन द स्पॉट रिटन एग्जाम कराती हैं। ऐसे दो चार एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, दो चार का अनुभव भी मैंने किया है। कुछ कराती हैं वो भी, लेकिन बाद के आने वाले सालों में बंद हो गया, क्योंकि सब टाइम सेविंग चाहती हैं। तो अभी जो मेरा एक अनुभव है, मैं अलग दिशा में बोल रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है कि जो इंडिविजुअल, जो अकेले अलग खड़े कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उनका समय धीमे धीमे जा रहा है, बशर्ते कि वो बहुत रेपुटेड ना हो। तो जो बहुत राइट, प्रेस्टिजियस हैं, रेपुटेड है, वो हैं और रहेंगे। लेकिन बाकी कॉलेजेस जो ऑटोनॉमस छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, उनका समय जा रहा है। अब यूनिवर्सिटीज का समय है, और राइट, तभी आप देख रहे हैं बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने बहुत नाम कमाया, फ्लरिश कर रही हैं, आ रही हैं। और अच्छी चीज यह है कि इनमें एंट्री आसान है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बुधवार के दिन एसेंट नाम का एक सप्लीमेंट आता है, और उसमें इंडिया लेवल की बेस्ट जॉब्स जो प्राइवेट होती हैं वो छपती हैं। और कभी कभी उसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक हैं और आपको एमए इंग्लिश के बाद एक करियर बनाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक्स में, या दुनिया जहान की दूसरी कंपनियों में भी जाना है, तो बुधवार के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एसेंट नाम का वो सप्लीमेंट आता है, वो उसके अंदर, उसको देखना आप ना भूलें। तो अब उसमें एक वैकेंसी पब्लिश होती है, रिज्यूमे मंगाते हैं। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो डेट ऑफ इंटरव्यू फिक्स होती है, इंटरव्यू होता है, यू आर इन। जो यंग लेवल है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल है, उसमें आपका डेमो हो सकता है। तो वो जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पहले आपको क्लासरूम टीचिंग का एक डेमो कराएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल राउंड होगा। ये जनरली 3 स्टेप होते हैं। लेकिन जब आप एसोसिएट प्रोफेसर वाले लेवल पे पहुंच जाओगे, मैं क्या बताऊं, जिंदगी सिखाएगी आपको। तो जब आप एसोसिएट प्रोफेसर वाले लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर ये डेमो होना बंद हो जाता है। फिर केवल डिस्कशन होता है, क्योंकि वो मान लेते हैं कि आपको अच्छा खासा अनुभव टीचिंग का हो गया है। मेरा सुझाव है कि, और मेरी शेयरिंग है कि यस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एंट्री कंपैरेटिवली आसान है, और आपके पास बहुत सारी चॉइस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक तो एंट्री मुश्किल है, दूसरी से एंट्री हो जाए और बाई चांस वहाँ का समीकरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ का बॉस, वहाँ की सुपीरियर आपको पसंद नहीं आए, तो यू डोंट हैव मेनी ऑप्शंस। प्राइवेट में जब दिल भर जाए तब आप अपना देश बदल लो, जगह बदल लो, शहर बदल लो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और एक से एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। एक चीज और है, गवर्नमेंट में पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी मैं देखता हूँ, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले था, वहां की डायरेक्टर की सैलरी पर मंथ लगभग 5 लाख रुपए थी, जो मुझे पता है। और वाइस चांसलर जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के, रेपुटेड यूनिवर्सिटीज के हैं, जिनको 20 साल 30 साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि किसी की सैलरी 3 लाख से कम होगी। राइट। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो क्या ये पे पैकेजेस अभी भी गवर्नमेंट में है? तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मुबारक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी मिले तो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनमें गजब की ग्रोथ है, सिक्योर्ड फ्यूचर है, और दुनिया भर का सफर तय करने के लिए आपके लिए आसमान बाकी है। तो सर ये जो हमारा इनिशियल लेवल वाला बंदा है, इसने अभी भी या तो एमए नेट किया है या पीएचडी किया है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहुंच गया है, ठीक है। जी अब इसके पहले का एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में पूछूंगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि पैसे में जी सबका इंटरेस्ट होता है। तो अब जी ये पहुंच जी गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो जी। सर पहली तनख्वाह लगभग कितनी उठा लेगा सर, कितना मिल जाएगा इसको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं एमए इंग्लिश के बाद,
तो अगर आप थोड़ा-सा भी एक्सप्लोर करोगे, और मैं बोलूँगा अच्छे-अच्छे ब्रांड में आप अप्लाई करो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है ऑलरेडी। देखिए, अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है, केवल एमए इंग्लिश है, तो आपको तो एक चैनल चाहिए, एंट्री चाहिए। पहले तो जो कॉलेज मिले उसे आप जॉइन करो, सैलरी तो दिमाग में रखो मत। क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्विच करना बहुत आसान है और 0 से 1 करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप जॉब में नहीं है, एमए इंग्लिश करके बैठे हुए हैं, तो कोई भी कॉलेज आपको एंट्री दे दे, उसका एहसान है आपके ऊपर, लेकिन एंट्री मिल जाती है। तो अगर आपका नेट नहीं है तो फिर आप किसी में भी एंट्री लो, दिमाग मत लगाओ कि सैलरी कितनी है। नेट अगर है आपका, तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से आपको 25-30,000 पर मंथ से आपकी मिनिमम शुरुआत हो सकती है, 25-30 हज़ार रुपए से। क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो पीएचडी है, और आजकल बाजार में इतने सारे लोग बैठे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और कॉरिडोर में बैठे होगे, तो आपको 20 लोग बगल में बैठे दिखेंगे आपकी ही उम्र के, और उनमें से 15 लोगों ने पीएचडी कर रखी होगी, और वो 25,000 पे ज्वाइन करने को भी तैयार है। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी एक क्लासमेट का, अपनी एक परिचित का नाम लिया कि वो 25,000 पे पढ़ा रही है, पीएचडी किए हुए हैं। तो जहां लोग इतने नीचे तक आके 25,000 में पीएचडी के लिए तैयार हैं, तो इतने यंग लेवल पे आपको 50,000 60,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन असंभव नहीं है। मैं फिर से यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मामला लीगल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। वो आपके यंग होने के बावजूद, आपका अगर एमए इंग्लिश एक अच्छी यूनिवर्सिटी से है, और अगर आपकी पीएचडी है या यूजीसी नेट जेआरएफ है, पीएचडी नहीं भी है, तो भी आपको एक बहुत हैंडसम सैलरी देते हैं। ऐसे भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआत ही 80-90 हज़ार रुपए से होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश में, आपकी एमए इंग्लिश में कितनी क्वालिटी है, और आप नेट क्वालिफाइड हैं कि नहीं, और आप पीएचडी हैं कि नहीं। तो नेट के बाद आप, जो ऑन एन एवरेज मैंने बोला कि लगभग 25 से 30 हज़ार की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सर, अब ये नेट या पीएचडी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जी जैसा आपने बताया है कि कॉरिडोर में मिल जाएंगे बहुत सारे आपको। जी तो जी अब सर, मेरा इंटरव्यू ही आपने लिया था, तो अब चलिए एक पर्सनल ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। मैं अपना नाम लेके नहीं पूछूंगा, लेकिन सर आप इतना सिलेक्शन करते हैं, तो ये आखिरी क्वेश्चन है सर, अब मैं आपको और जी परेशान नहीं जी करूंगा। तो अब जी हमारा जी जो बंदा है आपके पास पहुंच गया, आप जो है उस तरफ पैनल में बैठे हो, तो जी आप क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आप एक बंदे में देखते हैं कि आप उसको रिकमेंड कर दें कि भाई ये सही आदमी है, इसको ले लिया जाए। जी एमए इंग्लिश कर लिया है, नेट स्लैश पीएचडी में जी से एक ना एक तो है ही है, पैसा जी एचआर देख लेगा। आप तो डिपार्टमेंट जी की तरफ से आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जी तो अब जी आपके सामने वो बैठ गया, तो आप जी क्या क्या एसेस करते हैं सर, उसमें कुछ अंदरूनी खबर हमें दे दीजिए। जी बिल्कुल। मैं फिर बोलूंगा, ये शिष्टाचार है, लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न थैंक है, यू सर, थैंक और मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बहुत काम का है। अब उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि उनको किन चीज़ों पे काम करना है। मेरे फादर का, मैं ऐसे ही अपने आंसर दिया करता हूँ, पूछा कुछ और जाता है, शुरू कहीं और से करता हूँ। तो मेरे फादर के जब दांत में दर्द हुआ, और मैं देहरादून नया नया आया, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे कौन सा डेंटिस्ट अच्छा है। तो अब मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ और चारों तरफ, या पैदल इवनिंग वॉक पे हूँ, तो मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ कौन कौन डेंटिस्ट है, डेंटल केयर डेंटिस्ट, डेंटल डेंटल। और उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, कौन बीडीएस है, कौन एमडीएस है, और किसने अमेरिका की फेलोशिप ले रखी है। तो जो बीडीएस है वो मुझे हल्का लग रहा है, जो एमडीएस है वो मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, जिसके पास और दो चार चीजें हैं वो मुझे और ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। अगर आपका ओरिएंटेशन क्लियर है बिल्कुल कि अगर आपको एकेडमिक्स में ही जाना है, तो मैं बोलूंगा कि आजकल के एकेडमिक्स की जॉब की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सर ने ऑलरेडी बताया कि एमए इंग्लिश चाहिए, आपके पास है, नेट हो जाए बहुत अच्छा, पीएचडी हो जाएगी या हो रही होगी। अगर आप पीएचडी, मैं कहता हूं कि आपने यूजीसी नेट किया या एमए इंग्लिश किया, यूजीसी नेट भी नहीं किया, आपको किसी कॉलेज ने एंट्री दे दी, आपके सौभाग्य की शुरुआत हो गई। अब आप धीमे 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 धीमे, अगर आप पीएचडी परसुइंग भी लिखने लगेंगे आगे चल के, तो उसको भी लोग सीरियसली लेते हैं और उसको आधी पीएचडी मानते हैं कि भाई ये ट्रेन में बैठ गया है, एक ना एक दिन ये पहुंच जाएगा। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, अभी तो आपका अप्रेजल नहीं हुआ ना, अभी आपकी 1 साल नहीं हुई, अभी आपको पहली सैलरी 1 साल बाद वाली नहीं मिली, तो अभी आपको नहीं मालूम। जब आपका अप्रेजल होगा तब आपको देखो, अरे मेरा तो केवल 5,000 10,000 बढ़ा, उसका 12,000 बढ़ा, उसका 15,000 बढ़ा, क्यों? क्योंकि उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है स्कोपस में। अच्छा, उसकी एक बुक पब्लिश हो गई, ओके, उसका एक बुक में चैप्टर पब्लिश हो गया है, अच्छा, उसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है, ओके। तो
अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, और स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज खूब मिलती हैं, लेकिन हम उस वक्त दूसरी तरंग में होते हैं, हम उनको रियलाइज नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बीए के स्टूडेंट्स के पेपर स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, उनके पेटेंट हैं, और वो फैकल्टी मेंबर्स उससे ज्यादा क्रेडेंशियल्स लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपके आंख नाक कान खुले हुए हैं, और अगर आपको एकेडमिक्स में आना है, आपको जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जिसकी फीस बहुत ज्यादा ना हो, आप जाइए। उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे, तो इंटरव्यूअर को दिखेगा कि इसका अलाइनमेंट एकेडमिक्स की तरफ है, ऑलरेडी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और अटेंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके अपने ही कॉलेज में हो सकता है कभी ये ऑर्गेनाइज हो, उसका सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए, उसमें बैठना मत भूलिए। कोई बुक कहीं से पब्लिश हो रही हो और उसके बुक चैप्टर के लिखने का कोई इनविटेशन आए, 4-6 पेज लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप महीने 1.5 महीने में भी इसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि आप स्टूडेंट हैं, आपसे बहुत क्वालिटी रिसर्च पेपर जिसको लिखने में 1.5 साल लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई ना कोई बुक उसको पब्लिश कर देगी। तो माय सजेशन है कि वो बुक चैप्टर लिखिए। ये आपको एक फैकल्टी मेंबर के रूप में, एक यंग प्रोफेसर के रूप में स्ट्रांग बनाएगा। तो जहां पे भी आपको मौका मिले, कॉन्फ्रेंसेस का, सेमिनार्स का, रिसर्च पेपर्स का, किताबें लिखने का, या उनका एक चैप्टर लिखने का, ये चीजें आपको साथ साथ करनी है। और अलग से कुछ कोर्सेज जो मैंने बताए हैं एक अनौपचारिक चर्चा में पहले, कि आप अगर गूगल पे लिखेंगे NPTEL, तो आपको IIT के कोर्सेज खुल करके आएंगे, जो महीने 2 महीने 3 महीने में पूरे हो जाते हैं, और बड़े आराम से पूरे होते हैं, जिसकी केवल 1,000 रुपये फीस लगती है, और आपके पास IIT का सर्टिफिकेट होता है। आप कौरसेरा पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज कर सकते हैं। तो कौरसेरा पे आप जाके वो 3,000 से 4,000 या 5,000 रुपए खर्च करके वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कॉरिडोर में बैठे हुए 30 कैंडिडेट्स से अलग कर देंगी। तू राइट, भी राइट, एमए राइट, इंग्लिश, राइट। यस मैं भी एमए इंग्लिश, लेकिन शांत बैठे रहेंगे आप। और जब अंदर जाएंगे तो उनको दिखेगा कि बाकी 30 के पास केवल एमए इंग्लिश है, और भाई ये तो आधा पहले ही तैयार हो चुका है। तो राइट, माय राइट। सजेशन है कि इन्हीं चीजों पे हम फोकस करते हैं, अगर आप इन चीजों को साथ साथ लेके चल पाए तो। ये सर। तो सर, इसको, ये इतना वाला पोर्शन मुझे लग रहा है कि इसे काट करके और इसे लूप में चला देना चाहिए। इसमें इतनी सारी बातें एक साथ आपने बता दी हैं, मुझे लग रहा है एक बार में तो समझ में आने वाली नहीं है, इसके नोट्स वोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं खुद भी काफी जगह पर मैं उम्मीदवार रहा हूँ, तो मुझे भी सर फील हो रहा है कि मतलब अगर शुरू से ऐसा मुझे भी तैयार किया गया होता, तो पहली बार जो परेशानी, जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है, वो भी ना हुई होती। तो सर आपने सार ही बता दिया है, और भाई कैंडिडेट्स बहुत ही बढ़िया बताया है। मतलब मेरे भाई हैं इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप गूगल कर लेना भाई, गूगल कर लो और गूगल करके पता लगा लो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, फोकस्ड अपॉन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है। तो सर से मेरा अनुरोध रहा है, और मैंने बात भी की हुई है, सर हमारे साथ थोड़ा और समय देंगे आने वाले समय में। और आपके पास जो क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और winners.h.english@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। मैं सर के पास उसको फॉरवर्ड कर दिया करूंगा, और फिर एक बार और सर से हम मिलेंगे, और वो फाइनल जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो सर मैं फिर से आपका तहे दिल से, अपनी तरफ से और हमारे सारे बच्चों की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप हमारे साथ, चैनल के साथ और हम सबके साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, जन कल्याण के काम हमेशा अच्छे लगते हैं। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।